Okay, so let us continue reading from the second chapter. We were reading the chapter The Earth is Not Ours, and we were discussing three kinds of freedom: freedom from want, freedom from fear, and freedom of future generations to sustain their lives on this planet. So, the first type of freedom that we need to focus on is freedom from want. I am going to start from the first para of second page. How can we call human beings free and equal in dignity when over a billions of them are struggling to survive on less than $1 a day without safe drinking water, and when half of the humanity lacks adequate sanitation? किस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम ब्रैग कर सकते हैं दैट वी आर अ developing or developed nation, that we have progressed so much, जब हमारी ही सोसाइटी, हमारी ही देश के कितने सारे लोग जो हैं वो $1 अ डे से भी कम कमाते हैं, ठीक है ना. सो विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी नहीं है उनके पास साफ़, ना उनके पास खाने के लिए प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस हैं रहने की, ना खाने के लिए हाइजीनिक खाना है. when half of all humanity lacks adequate sanitation, ना ही उनको रहने के लिए साफ़ सुथरी जगह है, सैनिटाइज्ड जगह है, कैसे हम कह सकते हैं that we are free from want? Some of us are worrying about whether the stock market will crash or struggling to master our latest computer, while more than half our fellow men and women have much more basic worries, such as where their children's next meal is coming from. So yes, there are many people who are well to do, who have worries like कि स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा कि नहीं, व्हेन टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, या फिर कब लेटेस्ट कंप्यूटर जो है उसको मास्टर करना है या लॉन्च करना है. दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर क्रूशियल क्वेश्चंस या वरीज़ उन लोगों की हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे का नेक्स्ट मील, उनको नेक्स्ट टाइम का खाना कहाँ से ला के देंगे. दे हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, सो देयर लाइव्स आर सो अनसर्टन. तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ लोग रहते हैं, उनके चैलेंजेस, उनकी वरीज़, उनकी प्रॉब्लम्स को हम मिडिल क्लास या फिर जो वेल टू डू लोग हैं उनके लाइफ से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज़ उनके स्ट्रगल्स बहुत अलग हैं. सो इसलिए हमें फ्रीडम फ्रॉम वांट इंश्योर करनी पड़ेगी. इन लोगों के लिए ये ऐसी लिविंग स्टैंडर्ड उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, हर एक उस इंसान को जिसको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, या फिर खाने के लिए प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है उसके घर में, या फिर खाने के लिए प्रॉपर हाइजीनिक खाना नहीं है. सो वी नीड टू इंश्योर, वी नीड टू प्रोवाइड फ्रीडम फ्रॉम वांट, कि उन ऐसी चीज़ों की ज़रूरत लोगों को ना रहे. द सेकेंड मेन हेडिंग इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर. डर से आज़ादी चाहिए. wars between states are mercifully less frequent than they used to be. इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ डेकेड से जो युद्ध हैं, वॉर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल कमी आई है. बहुत कम है, पहले फ्रीक्वेंटली होती थी, अक्सर होती रहती थी, लेकिन अब कमी आई है. बट इन द लास्ट डेकेड इंटरनल वॉर्स हैव क्लेम्ड मोर देन 5 मिलियन लाइव्स. तो देश एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं कर रहे जैसे पहले किंगडम्स जब होते थे तब करते थे, या फिर जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं वो नहीं हुई हैं. लकीली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई वॉर नहीं हुई है. बट इसका मतलब ये नहीं कि वॉर्स ही नहीं है. इंटरनल वॉर्स होती हैं, ठीक है, और उस जो किसी देश के अंदर ही
अलग अलग सेक्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग रेसेस के लोगों में, अलग अलग मे बी रिलीजन के लोगों में वॉर होती है, बेसिकली लड़ाई होती है, कन्फ्लिक्ट होता है। उसकी वजह से 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान गई है पिछले 10 सालों में। डेकेड मीन्स 10 years। And driven many times that number of people from their homes। So लोगों के घर बर्बाद हो गए, people had to leave their homes, people were killed because of these conflicts। Moreover, we still live under the shadow weapons of mass destruction। और कभी भी हमें 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 नहीं पता होता कब कोई किसी तरह के रायट्स हो जाएं। वी डोंट नो व्हेन मे बी World War III starts or war between two countries start। We don't know। So we live under a continuous threat of mass destruction because of the so-called sophisticated and modern weapons। हर देश नए नए weapons जो हैं वो तैयार कर रहा है। तो हम एक continuously खतरे के साए में जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। And we must do more to prevent conflicts happening at all। Most conflicts happen in poor countries, especially those which are badly governed or where power and wealth are very unfairly distributed between ethnic and religious groups। एक तो हमें कन्फ्लिक्ट्स को होने से बचाना है। किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए दो तरह के ग्रुप्स में, किसी भी देश में, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट बेसिकली मीन्स क्लैश, लोग भिड़े नहीं। कन्फ्लिक्ट किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, इमोशंस की वजह से हो सकता है, लोगों के इंटरेस्ट्स की वजह से हो सकता है, फिर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, सोशल सेंटिमेंट्स, रेशियल सेंटिमेंट्स में भी उसकी वजह से हो जाता है। सो मैनी इश्यूज़। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा खतरा रहता है ऐसे कन्फ्लिक्ट्स होने का। तो एक तो हमें उनको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट मीन्स वी नीड टू स्टॉप देम, ओके, वी नीड टू स्टॉप देम फ्रॉम हैपनिंग एट ऑल। मोस्ट कन्फ्लिक्ट्स हैपन इन पुअर कंट्रीज। ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट्स, ऐसे क्लैशेस, ऐसी लड़ाइयाँ कहाँ पे होती हैं? पुअर कंट्रीज़ में, गरीब देशों में, जहाँ पे या तो गवर्नमेंट जो है वो बैडली ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर तरह से फंक्शन नहीं करती, या फिर जहाँ पे पावर एंड वेल्थ, ताकत और जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई अमीर है तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। हमारे देश में भी ऐसे ही है ना, इतने इतने बड़े बंगलोज़ हैं, उसके बिल्कुल पीछे वाली साइड पे चॉल्स हैं, लोग झुग्गियों में रहते हैं। तो दैट इज़ अ स्टार्क कंट्रास्ट दो तरह के लोगों के बीच। तो ऐसा हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं सीन्स हमारे देश में भी। तो ऐसे देशों में जहाँ पे ऐसी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं। इसीलिए हमें आए दिन कहीं सुनने को मिलता है, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कोई क्लैश हो गया, कहीं पे किसी ने धरना दे दिया, कहीं पे कोई स्ट्राइक हो गई, कहीं पे राइट्स हो गए। सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट्स इज़ टू प्रमोट पोलिटिकल अरेंजमेंट इन विच ऑल ग्रुप्स आर फेयरली रिप्रेजेंटेड। बहुत ज़रूरी है कि इक्वालिटी लाई जाए रियल सेंस ऑफ द वर्ड में, कि इन अलग अलग जो भी सेक्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, हर तरह के पार्ट्स हमारे देश में जो हैं, उनको पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऐसी की जाए जहाँ पे हर एक ग्रुप को फेयर जस्टिफिकेशन मिले, फेयर ट्रीटमेंट हो उनके साथ, कंबाइंड विद ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट लॉज जो हैं वो और भी ज़्यादा लोगों के पक्ष में हों। माइनॉरिटीज़ जो हैं, लोग माइनॉरिटी में जो हैं, जिनके अधिकारों को, जिनके राइट्स को खतरा हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, दे शुड बी गिवन प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले लिबर्टी एंड डिसिप्लिन चैप्टर में भी पढ़ा था। व्हेन देयर इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस, देन जिस देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है उस देश में डेवलपमेंट हो नहीं सकती, उस देश में डिसिप्लिन, बैलेंस हो ही नहीं सकता। सो दीज थिंग्स आर रियली इम्पॉर्टेंट and we need to ensure all of these. And the third fundamental freedom is one
that is not clearly identified in the United Nations Charter. So these are the two types of freedom. कौन सी? freedom from want, कि लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत ख़त्म कर देनी चाहिए, उनको बिना मांगे मिले, बिना तरसे मिले उस चीज़ के लिए. एंड दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम फियर, किसी भी बच्चे में ये डर ना हो, किसी भी नागरिक में ये डर ना हो कि कब वॉर हो जाए, कब क्या हो जाए, कब मेरी कम्युनिटी को, कब मेरी कास्ट को, कब मेरे रिलीजन पे हमला ना हो जाए दूसरे किसी सेक्ट की तरफ से, किसी ग्रुप की तरफ से. सो ये तो थी 2 टाइप की फ्रीडम. तीसरी जो है ये कुछ पिछले डेकेड्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है. कोफी आनन सेज दैट ये जो थर्ड फ्रीडम है ये तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर में आइडेंटिफाई भी नहीं की, मेंशन भी नहीं की गई, जो कि 1945 में लिखा गया था. वाई? बिकॉज in 1945 our founders could scarcely imagine that it would ever be threatened. क्योंकि जिन लोगों ने ये यूनाइटेड नेशंस का चार्टर लिखा था, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें, जो यूएन के जो मेंबर्स थे, जिन्होंने इंश्योर किया था कि लोगों को वर्ल्ड पीस हमें इंश्योर करनी है, तो उसमें ये चीज़ मेंशन ही नहीं है, क्योंकि उनको लगा ही नहीं, स्कार्सली मीन्स हार्डली, उनको लगा ही नहीं कि ऐसी इस चीज़ पे भी थ्रेट आ सकता है. ये चीज़ कौन सी है? दिस इज़ फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू सस्टेन देयर लाइव्स ऑन दिस प्लानट. हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं, हमारा जो भविष्य है, वो इस प्लानट पे सस्टेन हो, इस प्लानट पे सुरक्षित हो. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इवन नाउ many of us have not understood how seriously that freedom is threatened. इसका मतलब क्या है? मतलब हमारा जो ये प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, इसको प्रॉपरली क्या हम यूज़ करते हैं? क्या हमें पता भी नहीं है. द कोफी आनन सेज दैट हमें इनफैक्ट एहसास भी नहीं है. वी डोंट इवन अंडरस्टैंड, वी डोंट इवन रियलाइज़ हाउ सीरियसली, कितना हमें सीरियस होके इस फ्रीडम के बारे में सोचना चाहिए, और कितना हमारा ये जो प्लैनेट है वो थ्रेटेंड है. हम इतना तो पता है बेटा दैट ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पे आज तक हमें किसी और प्लैनेट पे लाइफ के चांसेस नहीं दिखे हैं. हमें वी डोंट इवन नो, एंड वी हैव बीन लुकिंग फॉर सच अ प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सके. बट अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस पर तो यही लगता है, जितने बाकी जो ग्रह हैं हमारे, उनमें कहीं पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है? ओनली अर्थ पे पॉसिबल है. अभी तक हमारी यही हमारे पास इंफॉर्मेशन है. ये जानते हुए भी हैव वी यूज्ड और हैव वी ट्रीटेड दिस प्लैनेट अर्थ प्रॉपरली? क्या हमने इसको सच में फेयर तरीके से ट्रीट किया है? ये एक क्वेश्चन है. और नहीं किया, ये तो आंसर है हमारे पास. एंड इसको कितना हमने नुकसान पहुंचा दिया, और ये फ्रीडम जो है कितनी ज़्यादा थ्रेटन्ड है. हमारी ये जो अर्थ है, कितना ज़्यादा हमने इसको प्लंडर किया है, लूटा है, हमें इसका पता भी नहीं है, अंदाज़ा भी नहीं है हम किस डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहे हैं. So I'm going to read about this kind of freedom now. If I could sum it up in one sentence, अगर मैं एक sentence में बोलूँ, Kofi says, I should say we are plundering our children's heritage to pay for present unsustainable practices. इसमें कोई शक नहीं होगा. कोफी आनन सेज दैट हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रेजेंट प्रैक्टिसेस जो हमारे आज हमारा वे ऑफ लिविंग है, जिस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं अपने इस प्लैनेट अर्थ के, वी आर प्लंडरिंग इट. एक्चुअली हम लूट रहे हैं इस जो हमारी वेल्थ है इस ग्रह पे, एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग इट. एंड किसकी हेरिटेज को हम प्लंडर कर रहे हैं, लूट रहे हैं? हम अपने बच्चों की. बिकॉज़ ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमें अपने बड़ों से मिला था, व्हाट वी गॉट इन हेरिटेज, हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी पास ऑन करना चाहिए. बट ऐसा कर नहीं रहे हम. वी आर प्लंडरिंग इट, चाहे वो किसी भी तरीके का. आई एम नॉट गोइंग टू गो a lot in detail because
I will discuss it in the class, in the Zoom class, that what all we have done, what किसी भी तरह का प्रदूषण जो है हमने उसको छोड़ा नहीं है, whether it is air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, we have depleted the ozone layer, and so on. I mean, we can go on, and what we have done to animals, what we have done to wildlife, what we have done to season, the cycles, the climate, and everything. We have plundered this so-called mother earth that we have plundered it. So we are basically snatching the rights of our children. We must preserve our forests. अब वो बताते हैं करना क्या चाहिए. हम अपने जंगलों को प्रिजर्व करना है, उनका ध्यान रखना है. बट what we are doing, we know, we are cutting them off. हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. फिशरीज़ को हमने बर्बाद कर दिया. डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग स्पीशीज़ को हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. पता नहीं कितने जानवर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंडेंजर्ड हैं अभी भी, और एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने की कगार पे हैं वो. ऑल ऑफ विच आर क्लोज टू कलेप्सिंग अंडर द प्रेशर ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन. और इसका रीज़न क्या है? वन स्पीशी ओनली, एंड दैट इज़ अस, ह्यूमन. And we have destructed this planet Earth that we are living on. जिसके अलावा हमारे पास और कोई planet है भी नहीं रहने के लिए. So इसमें बेटा कोई शक नहीं है. Nothing is hidden from us. We see every day. हम अपने आसपास देख सकते हैं. We can observe changes that have come so far. So but still we do not want to look at those changes. We do not want to think about them. इसलिए he says that we do not even realize कितना threat कर दिया है, कितने threatened है ये third जो freedom है. So हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं वो भी उनकी सिक्योरिटी, उनकी वेल बीइंग को हमें इंश्योर करना है, प्रिजर्व करना है. ये थर्ड तरीके की फ्रीडम है, ये जिसकी कोफी आनन बात करते हैं.